नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नेपाल में देखिए, जो हालात चल रहे हैं उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो नेपाल के हालात बन रहे हैं, कितनी गंभीर परिस्थिति हो चुकी है वहाँ पर, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। और इससे ज़्यादा क्या क्या मुसीबत एक देश पर आएगी कि जिसमें पूरे देश को जला दिया गया हो, कानून और व्यवस्था की हालत चौपट हो चुकी हो, और वहाँ के जो कानून व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ की संसद है, कुछ भी नहीं बचा। देश की जो भी संपत्ति थी सबको जलाकर राख कर दिया गया। और जब हम इनके कारणों की तरफ जाएंगे तो इसमें देखिए बहुत ही अस्पष्ट सी चीज़ें नज़र आएंगी आपको कि आखिर क्या वजह रही कि नेपाल में इतना सब कुछ हो गया। देखिए, जब आप इसकी इसकी गहराई में अगर जाएंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि जो इस समय विश्व की महाशक्ति हैं, वो पूरे विश्व को इस समय अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं। और उनकी जद में जो छोटे मोटे देश हैं, वो इस समय आ रहे हैं। चलिए दूर मत जाइए, अपने दक्षिण एशिया का जो प्रदेश है जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश आते हैं, उनके हालात पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। शुरुआत श्रीलंका से हुई, जिसमें मात्र 24 घंटे में या 48 घंटे में सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया से मेरा मतलब है कि जो चाहते थे ये महाशक्तियाँ करवाना एक देश को बर्बाद करने के लिए, वो सब कुछ हो गया। पूरा देश दिवालिया हो गया, पूरा उनका पर्यटन ज़ीरो हो गया, और देश का जो राजस्व था वो बिल्कुल ज़ीरो पे आके रुक गया। और उसके बाद ये परिस्थितियां यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद बाकी के भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की बर्बादी आप सभी जानते होंगे। उसमें भी जो महाशक्तियां हैं, उनका अपना अपना इंटरेस्ट था। यूएस का अपना इंटरेस्ट था, और जो रशिया था उसका भी दखल था। उसका परिणाम ये हुआ कि अफगानिस्तान की जनता को भी बर्बादी झेलनी पड़ी। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान का जिक्र करें, देखिए पाकिस्तान तो लंबे समय से बर्बादी झेल रहा है और खुश हो रहा है। खुश इनके हुक्मरान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता शायद इतनी जागरूक नहीं है कि वो अपने हुक्मरानों पर नकेल कस सके। उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई। इसको आप जनता की बुजदिली भी कह सकते हैं और जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं। और जो इनको ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान कहाँ से निकल कर आता है, जब आप इस बात पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, धर्म का जो चश्मा है उसमें एक ही रंग नज़र आता है और उस रंग के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो धर्म के चश्मे को इस तरह से उनकी नज़रों पे चढ़ाया गया है कि उन्हें धर्म हमेशा अपना खतरे में नज़र आए। और जब ऐसी बातें होती हैं तो धर्म के आधार पे जनता को बरगलाना बहुत ही आसान हो जाता है, और पाकिस्तान में ये खेल आज तक चल रहा है। अब इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आया। बांग्लादेश में भी एक रात में सब कुछ जलकर राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब इसके कारणों की बात करते हैं ना, चलिए नेपाल पे मैं अभी आऊँगा, जब आप कारण जानेंगे कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में भी एक छोटा सा टापू, वो जो तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने मना कर दिया यूएस को देने के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके मोहरे थे, उनको बिठाने के लिए रातों रात कत्ल गारत कराया गया, अशांति फैलाई गई, हिंसा फैलाई गई। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये मैं आपको सिर्फ इतनी घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये जो महाशक्तियाँ हैं, ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किसी भी देश को किस हद तक बर्बाद कर सकती हैं।
और अपने हित साधने के लिए किसी को भी मित्र होने का ढोंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट अभी तक जो खबर आ रही है, जो अभी तक जो ताज़ा घटनाक्रम है, वो नेपाल में घटित हो रहा है इस समय। इस समय जो नेपाल की जनता है वो सड़कों पर है। जो जेनजी करके जो नई पीढ़ी का नाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जेनजी जो वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उनको जब बैन किया गया तो अचानक से उनका गुस्सा भड़क उठा और वो सड़कों पर आ गए। नेपाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, विश्व का एकमात्र ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और वहाँ पर जो चाइना का जब इंटरेस्ट बढ़ा तो वहाँ माओवादियों का शासन लाया गया। अब किस तरह से लाया गया, किस तरह से नहीं लाया गया, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन माओवादियों का शासन हुआ और उसमें जो चाइना है उसने अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया और वहाँ से बेशुमार फंडिंग हुई, जिसका वहाँ के जो राजनीतिज्ञ लोग थे उन्होंने जमकर फायदा उठाया और वो पैसा उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगाया, अपनी समृद्धि में बढ़ाया, अपने बच्चों को विदेश भेजने में लगाया, विदेशों में परिसंपत्तियां खड़ी करने में लगाया और अपने देश में भी महंगी महंगी गाड़ियों से लेकर ऐशो आराम के सारे साधन जुटाने में लगाया। लेकिन जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, विरासत की बात आती है, तो मान लीजिए कि जो सनातन धर्मी हिंदू हैं उनका एकमात्र, भारत से भी ज़्यादा, देखिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत से भी ज़्यादा जो धर्म के प्रति अपना एक उनका विशेष लगाव है, और जहाँ की जनसंख्या, मैक्सिमम जनसंख्या हिंदू है, ऐसे देश में माओवादियों का शासन सचमुच में हैरान करने वाली बात है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वहाँ के राजा थे उनको किन परिस्थितियों में हत्या करके सत्ता से बेदखल किया गया। लेकिन ये देखिए सब कुछ हुआ, एक ये कारण बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद किए गए, जेनजी सड़कों पर आई। लेकिन क्या यही कारण है जो वहाँ अशांति फैला रहे हैं? भारत में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखिए नेपाल दूर नहीं है हमसे, जैसी नेपाल की घटनाएं वैसी ही घटनाएं भारत में भी घटित हो सकती हैं। तो अगर आप तुलना करें कि नेपाल में आखिर ऐसा क्यों हुआ, विदेशी शक्तियां वहां सफल हो गई, क्या भारत में भी सफल हो सकती हैं? और दूसरी बात यह है कि यहाँ के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर नेपाल में, बांग्लादेश में ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी ऐसा होना संभव है? भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से यहाँ जो भी सरकारें चली हैं लगभग पूरे अपने कार्यकाल को पूरा किया है उन्होंने, चाहे वो गठबंधन की सरकारें रही हों। एक दो अपवाद छोड़ दें तो अलग बात है, वरना जनता ने, जो देश की आम जनता है, उसने जो भी चुनी हुई सरकार है उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन दिमाग का फितूर है कुछ लोगों का, उसका हम कोई इलाज कर नहीं सकते, और वो आज भी ये चाहते हैं, उनकी मंशा यही है कि इस देश में आग लगाई जाए